Welcome back to all class 11th students. So in previous class we have discussed uniform circular motion. जो पिछली क्लास हम लोगों ने करी, हम लोगों ने उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें थी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, देन फिर इसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, देन फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका फार्मूले का डेरिवेशन, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। एक बाईसाइकिल किसी टर्न पर क्यों झुक जाता है, ठीक है। कार को अगर बिना स्किड किए करे, किसी फोर व्हीलर को बिना स्किड करे किसी टर्न को पार करना है तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। बड़े हाईवेज में या रेलवे की जो पटरियां हैं उनमें अगर मोड़ पे सफिशिएंट हाई वेलोसिटी से, अच्छी खासी वेलोसिटी से वो उसको टर्न को क्रॉस कर पाए, उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए और उसके लिए कितना इंक्लाइनेशन देना है, वो सारा डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में करा था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मोशन इन वर्टिकल सर्कल का भी फार्मूलाज हम लोगों ने निकाला, कुछ एक्टिविटीज भी करी थी। और अब हम लोग पहुंच जाते हैं सेंटर ऑफ मास पर। तो एक बहुत बढ़िया सा जो है आपके पास क्वेश्चन आ गया है, लेसन आ गया है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है कि जनरली क्या होता है कि अगर किसी सिस्टम, उस सिस्टम में अगर बहुत सारे पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, और बॉल में आपने जो है बड़ी सी बॉल है, उस बॉल के अंदर आपने छोटे छोटे से मार्बल की बॉल्स डाल दी है। अब आप उस पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो सारे जो मार्बल बॉल्स है उस बॉल के अंदर, तो बॉल मूव करेगा, यानी कि बॉल, बड़ी बॉल को सिस्टम मान लीजिए, और वो जो छोटे छोटे मार्बल के पीसेस पड़े हुए हैं उनको आप क्या मान लीजिए, उनको पार्टिकल्स मान लीजिए। तो क्या होगा कि जो एक्सटर्नल फोर्स आप सिस्टम पर अप्लाई करेंगे तो वही फोर्स जो है पार्टिकल्स पर भी अप्लाई होगा। और अगर हम लोग बात करेंगे तो इस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के दौरान जो भी मोशन हो रही है, वहां उस मोशन के लिए जो पूरा मास है, यानी कि बड़ी बॉल, उसके अंदर छोटी छोटी मार्बल की बॉल, उन सब का जो मास है वो किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा, उसको ही हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसा कि हमारी बॉडी का भी जो सारा मास है वो एक पॉइंट पर सेंटर्ड है, चूंकि हम ग्रेविटी से बाइंड है अर्थ की, तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी में जो एक ये नाभि जिसे कहते हैं, यहाँ पर माना जाता है कि पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट होता है, इसको सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं। और जनरली अर्थ पर हम सब हैं तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आएगी, यानी कि क्या है कि जनरली जहां पर भी किसी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होगा, उस बॉडी को, उस बॉडी के उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहेंगे। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ अ सिस्टम कंटेन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड द मास of whole system is concentrated at a point, then the point is called the center of mass. So बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको एक छोटा सा उसका एक एक्टिविटी शो करता हूं, तो देखिए क्या है वो एक्टिविटी। सो एक्टिविटी को अभी करेंगे, फिलहाल सेंटर ऑफ मास की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो जनरली हमने आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में पूरा डिफाइन कर दिया है। अब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं हम लोग। मान लो कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है और वो जो उसकी पोजीशन है ओरिजिन से वो r1 वेक्टर है, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया। जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम आप जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या लोकेशन पे टाइम बताने की कोशिश करता है, बताता है। एक दूसरा पार्टिकल मान लेते हैं जिसका मास m2 है और वो r2 पोजीशन वेक्टर पर सिचुएटेड है। अब इन दोनों का जो मास है वो यहाँ पर कहीं पर क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। इन दोनों के दोनों मास है ना, ये पूरा सिस्टम मान लेते हैं बना हुआ है और उसके दो पार्टिकल m1 m2, उनका मास जो है कहाँ पर कंसंट्रेटेड, मान लेते हैं बीच में कहीं कंसंट्रेटेड है। और इसकी जो डिस्टेंस है, पोजीशन है किससे, ओरिजिन से, तो वो हो गई RCN वेक्टर हो गई। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से सब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हमने क्या कहा कि इसको आप A मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं, इसको P मान सकते हैं, ठीक है।
तो हमने क्या कहा कि मान लेते हैं एक सिस्टम है, उसके दो पार्टिकल हैं, जिसका पहले का मास m1 है, पोजीशन r1 वेक्टर है ओरिजिन से, दूसरे का मास m2 है, r2 वेक्टर उसकी पोजीशन जो है ओरिजिन से, और उन दोनों का मास कहीं बीच में कंसंट्रेटेड है एट पॉइंट P जहाँ सेंटर ऑफ मास है, उसकी जो डिस्टेंस है पोजीशन है वो cm वेक्टर है। ओके, अब अगर हम आपसे बात करें तो हम आपसे कह सकते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो फ्रॉम फिगर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को cm लिख सकते हैं। सेंटर ऑफ मास विल बी गिवन बाय RCM वेक्टर इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ये होती है पोजीशन, यानी कि जो पोजीशन जो है ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर दिया जाए ओरिजिन से तो उसको बोले फार्मूला उसका होता है कि मास इनटू पोजीशन प्लस मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल इनटू इट्स पोजीशन टू द टोटल मास, यानी कि m1 प्लस m2। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो केस भी हैं, क्या है दो केसेस। तो केस नंबर 1 है ना, केस नंबर 1 में अगर मान लेते हैं कि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m हो जाए, यानी कि दोनों पार्टिकल के मास सेम हो जाए, कई केस में ऐसा होता भी है, तो देयरफॉर जो RCM वेक्टर है वो आ जाएगा r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर अपॉन 2। समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि m1 प्लस m2 इक्वल टू m, यानी कि 2m हो गया, ऊपर से m कॉमन आ गया, ऊपर नीचे कट गया। ठीक, तो ये RCM वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर अपॉन 2, यानी कि दोनों के मास अगर बराबर है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इन दोनों पोजीशन के बिल्कुल ठीक बीच में होगी, है ना, हाफ पे होगी। यानी कि दूसरा केस क्या कहता है, केस 2 क्या है कि इफ सेंटर ऑफ मास लाइज एट इट्स सेंटर या ओरिजिन कहते हैं ना, एट इट्स ओरिजिन, अगर ओरिजिन पे लाई करेगा तो आप समझ जाइए कि RCM वेक्टर 0 हो जाएगा। भाई ये जो फिर अगर सेंटर ऑफ मास लाई करने लगा है कहाँ पे, ओरिजिन पे आ गया, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं m1 r1 प्लस m2 r2 वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशन है। तो सेंटर ऑफ मास समझ गए आप, पार्टिकल्स को नोट करते रहिए और सुनते रहिए। सेंटर ऑफ मास मैंने लिखा नहीं है, आपको ऐसे ही ध्यान में हो जाएगा, आपको नोट भी कर लीजिए। Center of mass of a system is defined as the where the mass of the whole system including particle concentrated at a point and the point is known as the center of mass। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा है, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से और फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगली बात करते हैं। मान लेते हैं भाई कि कहीं पर सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, तब हमको बताना है कि उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। तो कैसे बताएंगे, तो हमने कहा सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए। कोई रिजिड यानी कोई भी शेप साइज का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे m1 है, m2 है, m3 है, m4 है एंड सो ऑन, बहुत होंगे। ठीक है, तो इसकी हम पोजीशन अगर ले लेंगे तो अलग अलग पोजीशन भी होंगी। ठीक है ना, तो मान लेते हैं ये m3 की है तो ये r3 वेक्टर हो गई, फिर ये m1 की r1 वेक्टर हो जाएगी, फिर इसकी m2 यहाँ पर है तो r2 वेक्टर हो जाएगी। सपोज कर लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं है और इसकी जो पोजीशन है वो RCM वेक्टर है। हमने कहा n पार्टिकल्स हैं इस पूरे सिस्टम में, तो ऐसे अगर बात करेंगे तो ऐसे ऐसे करते हुए अगर हम डॉट डॉट बना दे रहे हैं, शो कर रहा है कि ये सब पार्टिकल्स हैं और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी, तो क्या होगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो RCM वेक्टर इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन mn rn वेक्टर, है ना, n पार्टिकल्स है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn।
तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब हम लोग चाहें तो इसको छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो इसको आप लिखें समेशन i इक्वल टू 1 से n, है ना। मान लेते हैं कि i फाइनाइट नंबर है कोई, 1 से n तक है, तो इसको हम लिख सकते हैं mi और ri वेक्टर। क्लियर हो गई बात? अब रखते चले जाइए, i की जगह 1 रखिए तो m1 r1 वेक्टर प्लस i की जगह 2 रखिए m2 r2 वेक्टर प्लस i की जगह 3 रखिए m3 r3 वेक्टर एंड सो ऑन। तो n तक हो गया और समेशन ऑफ इसी प्रकार i इक्वल टू 1 से n तक, और ये आ गया mi यहाँ पर आ गया। तो दिस इज द कॉम्पैक्ट फार्मूला ऑफ द सेंटर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल्स। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब अगर हम क्वांटिटेटिवली यानी कि क्वांटिटेटिव स्तर पे मान लें कि इस पूरे सिस्टम और उसके पार्टिकल्स का मास कैपिटल M है, इफ mass of the system containing particles is capital M, then RCM vector I इक्वल टू 1 से n ठीक। तो ये फार्मूला हो गया। तो हमने क्या कहा? सिंस इसको नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत आसान है, बस ध्यान से आप इसको समझिए और इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। देखिए, आपको मालूम है कि अगर हम लोग आरसीएम वेक्टर की बात करते हैं तो आरसीएम वेक्टर का मतलब हो जाता है कि हम लोग जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्स वाई और जेड। तो अगर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो कार्टेशियन ये आपका कार्टेशियन कंपोनेंट्स पे हम लोग बात कर हो जाती है। स्टूडेंट्स, मैं बता रहा था कि कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास अगर देने कैसे देंगे, तो आरसीएम वेक्टर है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम के कैप। ठीक है। और अगर केवल जैसे आर वेक्टर कहीं पर दिया होता है तो उसको डिवाइड करते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके से डिवाइड करते हैं। अब अगर आपसे आर सी एम वेक्टर कह रहा था और कहता है बताइए एक्स एक्सिस में क्या पोजीशन होगी सेंटर ऑफ मास की, तो एक्स सी एम इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस एंड सो ऑन mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn। ठीक। लिखना चाहें तो i इक्वल टू 1 से n और mi xi आप लिख सकते हैं। ठीक। ओके। फिर YCM लिखना हो तो YCM लिखेंगे तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस एंड सो ऑन mn yn। ठीक। m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn। ठीक। इसको ब्रैकेट में लिखना हो तो i इक्वल टू 1 से n तक mi yi
ठीक। फिर ZCM, M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Mn Zn M1 तो इस तरीके से आप कार्टेशियन कंपोनेंट कर सकते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के। इसको आप पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। जो नेक्स्ट है हमारा वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड। तो एक यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमको बतानी है। तो मैंने क्या करा, अब यहाँ देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक एल लेंथ की रॉड यहाँ पर रखी है, मैंने डायग्राम बनाया, समय बचाने के लिए बना दी ऑलरेडी। मान लेते हैं एल लेंथ की रॉड है और मान लेते हैं इसका मास पर यूनिट लेंथ जो है, अगर रॉड का पूछें, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड कितनी है, m/l। ठीक, तो l लेंथ है, उसका मास पर यूनिट लेंथ हमने जनरली जो रॉड वगैरह है ऐसी चीजें इसमें लेंथ है तो हम लोग मास पर यूनिट लेंथ लेते हैं। ये हो गया। मान लेते हैं ये ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे कोई छोटा सा एक जो है हमने यहाँ पर जो है छोटा सा सेक्शन ले लिया, इसका मास dm मान लेते हैं और इसकी जो लेंथ है वो dx है ना। ठीक, तो हम आपसे पूछें फ्रॉम फिगर मास ऑफ एलिमेंट dx तो कितना हो जाएगा, यानी कि dm हम पूछ रहे हैं, है ना। तो dm कितना हो जाएगा, तो m/l यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, और उस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dx, तो dx हो गया। यानी कि m/l इंटू कितना आ गया, dx आ गया यहाँ पर निकल के। ठीक है, दिस इज द मास ऑफ द एलिमेंट। ओके, सो टोटल मास ऑफ, या हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, तो हम मान लेते हैं XCM आपसे पूछेंगे, तो वो आपको बताना है तो कैसे बताएंगे। तो XCM इक्वल टू XDM अपॉन, ओके। ठीक, तो ये आपके पास अगर आपसे सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है तो आपको मालूम है रॉड एक रिजिड चीज है, और रिजिड जब हो जाती है चीजें तो वहां पर अलजेब्रिक सम की बजाय इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन ले लिया है। अब आपको मालूम है टोटल लेंथ ऑफ रॉड है वो कितनी है, स्मॉल l है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अगर स्मॉल l है तो हम लोग बिल्कुल वैसे ही वहां पे करेंगे, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड XCM स्टार्टिंग 0 पर है और इसका एंड कहां पर हो रहा है, L पे। तो 0 से L और ये XDM अपॉन कितना हो गया, इंटीग्रेशन मान लेते हैं जो टोटल अगर मास है यूनिफॉर्म रॉड का तो टोटल मास जो आ जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dm हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो ये यहाँ पर रख देंगे हम लोग। अभी इसको ऐसा रखे रहने दीजिए। अब वैल्यू रखते हैं 0 से L
x इंटू एम अपॉन एल डी एक्स, यहाँ पर 0 से l और डी एम की वैल्यू m अपॉन एल इंटू डी एक्स। तो m अपॉन एल नीचे भी कॉमन आएगा, ऊपर भी कॉमन आएगा, फिर कट भी जाएगा, और 0 से l x डी एक्स, 0 से l डी एक्स, तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से l हो गई, और ये x का dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। ठीक, तो l स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एल, ये देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की l स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो l स्क्वायर अपॉन 2 है, तो ये कट गया, तो कितना आ गया l बाई 2। यानी कि हमेशा जो यूनिफॉर्म जो एक तरीके से क्या होती है, रॉड होती है, तो वो जो रॉड का सेंटर ऑफ सॉलिड रॉड अगर है कोई, उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा उसकी टोटल लेंथ के हाफ पे यानी कि मिड पॉइंट पे होता है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ उसको, आप इसको नोट करिए, फिर मैं एक्सरसाइज दिखाता हूँ। सो देखिए, ये मेरे पास एक 30 सेंटीमीटर का स्केल है और एक ये जो है स्टील का स्केल है, यानी कि एक सॉलिड रॉड की तरह मान लीजिए। उसका अगर हम लोग को क्या देखना है, इसका देखना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो जहाँ बैलेंस हो जाएगा वो सेंटर ऑफ मास होगा। ओरिजिन मान लेते हैं, अगर इधर से हम लोग ओरिजिन मान लेंगे या एक साइड से कहीं से भी ओरिजिन मान लीजिए, तो हम लोग देख लेंगे कितने डिस्टेंस, कितनी लेंथ पे इसका सेंटर ऑफ मास मिल रहा है। यूनिफॉर्म रॉड है तो उसके हाफ पर होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर का स्केल है। तो देखिए अभी मैंने जो है जो इसको बैलेंस करा है, तो वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसको बैलेंस कर रहे हैं, और बैलेंस करके देखते हैं कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए ये बैलेंस हो गया। अब आपको देख रहे होंगे, ये आपको बैलेंस दिख रहा है, इधर उधर हिल डुल रहा है लेकिन गिर नहीं रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको दिख पाएगा तो ठीक 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का स्केल है, थोड़ा बहुत आगे पीछे ज़्यादा है, इसलिए 15 से 16 के बीच में अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो 15 से 16 के बीच में मेरा फिंगर है, और देखिए स्केल बैलेंस है और मेरी उंगली पर आराम से रखा हुआ है। तो देख लीजिए, इसको मैंने एक एज रॉड की तरह ट्रीट करा है, इसको एक रॉड मान के चल रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म एक रॉड है, तो उसके मिड पॉइंट पे हमारा सेंटर ऑफ मास। और इस एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि वो जो मैं जो बात बता रहा हूँ वो बात प्रूव भी हो रही है। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 15 से 16 के बीच मेरी फिंगर है, और ये जो रॉड है एक स्केल है, इसके 30 सेंटीमीटर का स्केल है। आगे अगर थोड़ा बहुत अगर आप आगे पीछे देखेंगे ज़्यादा होता है, लगभग 1 सेंटीमीटर, तो 15.5 और 16 के आसपास इसका सेंटर ऑफ मास पहुंचेगा। तो देखिए 16 के आसपास में ये इसका सेंटर ऑफ मास निकल के आ रहा है। तो जो बात मैंने बताई थी वो बात मैंने जो है आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी के जरिए करके भी दिखा दी, और उसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। फाइनल टॉपिक है, सेंटर ऑफ मास में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो इसमें मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में 2-3 चीज़ों की बात करनी है। द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सिस्टम मूव कर रहा होगा। देन फिर उसका बाद उसका हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन कितना होगा, और एक्सेलरेशन के बाद कितना मोमेंटम होगा, है ना, कितना फोर्स होगा। ये सब चीज़ें एक ही इक्वेशन को सॉल्व करते हुए निकाल सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर है, ये अभी इक्वेशन आपने पढ़ के कि एन पार्टिकल के लिए जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है वो अलजेब्रिक सम ऑफ i इक्वल टू 1 to n, ठीक है, इज इक्वल टू mi ri वेक्टर, और i इक्वल टू 1 से n तक होता है अलजेब्रिक सम ऑफ mi। ठीक, अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी के लिए आपको मालूम है vcm वेक्टर, और डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो मास तो कांस्टेंट होता है, पोजीशन का डिफरेंशिएशन होगा। तो i इक्वल टू 1 से n करना है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ vcm वेक्टर इक्वल टू drcm वेक्टर अपॉन dt, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू द t। तो mi यहाँ पर रहेगा, और dri वेक्टर अपॉन कितना हो गया dt, और अपॉन यहाँ पर i इक्वल टू 1 से n mi हो गया। ठीक,
तो अगर इसकी बात करेंगे तो देखिए जो हम चाह रहे थे वो मिल गया, वो i इक्वल टू 1 से n mi, और इसको हम लिख सकते हैं vi वेक्टर समेशन ऑफ mi। हो गया। ओके, अब एक्सेलरेशन की बात आती है तो acm वेक्टर इक्वल टू dvcm वेक्टर अपॉन कितना हो गया dt। ठीक, तो i इक्वल टू 1 से n और mi यहाँ पर आ जाएगा dvi वेक्टर अपॉन कितना हो गया dt हो गया, और जो नीचे था वो बना रहेगा। तो देखिए i इक्वल टू 1 से n और mi, इसको ai वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो mi ai वेक्टर हो गया। तो हम लोगों ने दोनों चीजें अगर ध्यान से आप देखें तो निकाल ली। हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन भी निकाल लिया है, और साथ में हमने इसके जो है वेलोसिटी भी यहाँ पर निकाल ली है। अब अगर आप लेट कर लीजिए कि जो सिस्टम लिया है उसका जो मास है वो कैपिटल M है, तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n mi ai वेक्टर। ओके, समेशन ऑफ mi की जगह हम रख रहे हैं कैपिटल M। मान लेते हैं पूरे सिस्टम का जो मास है वो कैपिटल M, और लेट कर लिया है कि कैपिटल M की जो वैल्यू सिंस M कैपिटल M इक्वल टू i से 1 से n mi। ठीक, क्लियर हो गई बात है? तो ये बहुत अच्छा, एक आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब यहां पर आप देखिए तो और करके अगर इस m का मल्टीप्लाई इसमें करा दिया जाए acm वेक्टर में, तो macm वेक्टर इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n mi ai वेक्टर। अब आपको मालूम है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं, फोर्स भी लिख सकते हैं। देयरफॉर macm वेक्टर जो है यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन दरअसल फोर्स होता है। ठीक, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो 4 एक्सटर्नल ना लिख के आप सेंटर ऑफ मास के टर्म में लिख लीजिए, तो आप इसको चाहें तो fcm वेक्टर रखते हैं, यानी कि जब मोशन कर रहा होगा तो उस दौरान सेंटर ऑफ मास जो है ये macm वेक्टर को fcm वेक्टर भी कह सकते हो। और सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी अगर हम लोग i इक्वल टू 1 से n और mi vi वेक्टर और इसको कैपिटल M कह दें, है ना, सिंस हमने कहा कैपिटल M इक्वल टू आ गया i इक्वल टू 1 से n mi आ गया। ठीक है, तो अब अगर आ जाता है तो आप इसको यहां पर चलेगा लेके तो mvcm वेक्टर, ठीक है, और इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n mi vi वेक्टर। ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं आप जानते हैं, इसको मोमेंटम बोलते हैं, यानी कि mvcm वेक्टर जो आ रहा है इसको बोलते हैं pcm वेक्टर। ओके, सो समझ में आ गया। तो ये था पूरा जो चैप्टर सेंटर ऑफ मास पे जो चीज़ें बताई हैं, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। बहुत आसान है, एक बार आप इसको पढ़िए इधर जो मैंने बताया है, और दूसरी बार एक प्रयास करिए बुक से पढ़ने का। एवरीथिंग शुड बी क्लियर, बहुत जल्दी सब कुछ समझ में आपको हो जाना चाहिए। पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।